क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट की नेक्स्ट वीडियो। हम कर रहे थे फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल चैप्टर। इससे पहले हमारी वीडियो आ चुकी है इसी चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जाके देख लेना, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक एक थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है गिवन फोर्सेस का, उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं एक फोर्स में है और एक कपल में। ठीक है, तो वो आप देख लेना, क्योंकि उसके बिना ना जो हम आज थ्योरम करेंगे वो नहीं हो सकती। तो पहले आप उसको देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना। तो आज हम करेंगे पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस थ्योरम, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से देख लेना। उससे पहले डेफिनेशंस दी हुई है, आपकी बुक में है सारी। तो सबसे पहले थ्योरम डेफिनेशन आती है पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस होती क्या है, फिर उसी के बेस पे ही थ्योरम है। पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस, स्पेलिंग देख लो एक मिनट। पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस, जैसे कि नाम से ही दिख रही है, किसी एक्सिस का नाम है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इस वो देखते हैं कि वो एक्सिस कैसी है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमारे पास जो एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको हम एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं एक्टिंग एट आर्बिट्रेरी पॉइंट चूजन पे। कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज करो हमने ये पॉइंट लिया था और एक फोर्स मिल गया था और एक कपल, ये कपल मान लो जी, और ये है मान लो फोर्स आर एक्टिंग एट ओपे, है ना। इनके बीच में मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, हमें नहीं पता। तो सपोज करो मैंने थीटा मान लिया। इस टाइप से हमारा जो सिस्टम था उनको हम इन दो में रिजोल्व कर पा रहे थे। हमारा फोर्स था और एक कपल था। ठीक है, अब ये कहता है कि जो ये एक्सिस है, देखो ओ से मैं नाम दे देती हूँ ओ ए ओ बी। जो ओ बी वाली एक्सिस है वो सिर्फ किसकी है, कपल की है। ओ ए वाली एक्सिस है वो किसकी है, फोर्स की है। अब पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस ये कहती है कि जो ये कपल है और जो फोर्स है ना, अगर आप इन दोनों को एक ही एक्सिस पे कोइंसाइड करवा दो, दैट इज उनका लाइन ऑफ एक्शन वाली एक्सिस हो जाए, वो एक ही हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस, पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस ही बोलेंगे। क्लियर है। देखो जैसे कि हो सकता है जो ये कपल है इसको मैं रिजोल्व करवा के इसके ऊपर ले आऊं कैसे ना कैसे करके, या फिर इस आर को हम यहाँ पे ले आए, शिफ्ट कर दें, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही आर हो जाएगा और इधर ही कपल। ठीक है, तो इस वाली एक्सिस को, जो ये ओ ए एक्सिस है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ही हमारा फोर्स अवेलेबल है और यहाँ पर ही हमारा कपल अवेलेबल है। तो बस मेन डिफरेंस ये है, जो हमने थ्योरम की थी लास्ट वाली वीडियो में, उसमें तो हमारी एक्सिस डिफरेंट आ रही थी। यहाँ पर ये डेफिनेशन ये कहती है कि अगर उनकी एक्सिस सेम हो जाए देन दिस एक्सिस इज नोन एज पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस। क्लियर। उसके बाद थ्योरम तो ये डेफिनेशन है, पहले एक दौर है, एक रेंच है और एक पिच है। वैसे तो और भी है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और थ्योरम में भी यूज नहीं हो रही, तो आप उनको एक बार रीड कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। रेंच क्या होती है और पिच क्या होती है। अब जो ये रेंच और पिच है ना, इसके लिए सबसे पहले तो उनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि मैं बुक में से देखो रीड करके भी बता देती हूँ। रेंच की डेफिनेशन में भी ना बिल्कुल ऊपर स्टार्टिंग में देखो, सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स आर। पहले ना हर एक में ये लाइन तो जरूर लिखी हुई है, बिल्कुल रट्टा लगा लेना इसका, तो कि हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको हम एक फोर्स में और एक कपल में रिजोल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। फिर उसके बाद क्या लिखा, हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कपल है उसकी लाइन ऑफ एक्सिस किसके साथ कोइंसाइड करे, रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्सिस के साथ। क्लियर। अब देखो देन आर के टेकन टुगेदर इज नोन एज रेंच। अब जो हम एक टप्पल बनाएंगे, टू टप्पल, इसको हम क्या कहते हैं, रेंच। आर कोमा के लिख लो या के कोमा आर, नहीं आर कोमा के ही लिख रखा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेंच एंड पिच इज नोन एज के बाय आर। बस ये इनकी नोटेशंस हैं कि हमारे पास पहले तो उनकी एक्सिस को सेम करो, एक्सिस सेम होने के बाद अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, मतलब कि एक पेयर में ही बता दिया, देन दिस इज नोन एज रेंच एंड के बाय आर करोगे, दिस इज नोन एज पिच। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन है इनकी, आगे यूज हो गया थ्योरम्स में। तो सबसे पहले तो हम यही सीखेंगे आज हम इस वीडियो में कि जो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस आ चुका था, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूफ कर दिया था,
अब हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, यही इस थ्योरम का नाम है पॉइंसर्ट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम। दैट इज हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको हम एक पॉइंसर्ट सेंट्रल एक्सिस वाले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो देखो स्टार्ट करते हैं। कई बार तो ऐसे आ जाती है स्टेट एंड प्रूव, और कई बार ना थ्योरम का नाम ही लिख के आ जाता है, तो आपको दोनों चीज रीड करनी है, क्योंकि जो पॉइंसर्ट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम है ना, इसके दो स्टेटमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने छोटे वाली याद कर ली और बड़े वाली याद नहीं की तो काम चल जाएगा। हो सकता है एग्जाम में बड़ी वाली लिखी हुई आ गई, फिर आप कहोगे कि ये वाली तो हमने देखी ही नहीं थी, पता नहीं मैम ने कहाँ से करवाई थी। चलो देखो दोनों थ्योरम की दोनों स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। टू शो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स टुगेदर विद ए कपल। ये लाइन तो बिल्कुल लिखी रखी है, देख लेना, सारों में ही है ना। Whose axis lies along the direction of the force। सीधा सा मतलब पूरी डेफिनेशन ही लिख के दे दी कि कन्वर्ट करो, हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको एक फोर्स में और एक कपल में रिजोल्व कर दो, और जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड में क्या कहा है, टू शो दैट एवरी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी रिड्यूस टू ए रेंज। तो ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रेंज ही लिख के दे दिया। तो रेंज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, रेंज में यही था कि एक फोर्स होना चाहिए, एक कपल होना चाहिए और उनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई भी लिखी हुई आ सकती है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखना, सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, काफी ध्यान से समझ लेना। हमारे पास जो भी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको हम एक फोर्स और एक कपल में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाना, कभी वो वाली थ्योरम भी पहले प्रूव करो और फिर इसको स्टार्ट करो, ऐसा नहीं करना, काफी लंबा हो जाएगा। तो हम ऑटोमेटिकली लिख देंगे एज वी नो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स एंड ए सिंगल कपल ऑन अ आर्बिट्रेरी पॉइंट। किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास कपल है। कपल की नोटेशन इस तरह से दिखानी है, ऐसे और ये, ठीक है। तो ये कपल है, सपोज करो इसकी मूवमेंट जी है, इधर पॉइंट ओ है, क्लियर, ऐसे मान लें। अब हमारा देखो मेन काम क्या है कि ये जो कपल है ना, इसकी एक्सिस इसके साथ कोइंसाइड करवानी है। दैट इज ये यहाँ पे ना रहे, यहाँ पे आ जाए। इनके बीच का एंगल भी हमें पता होगा, सपोज करो थीटा है, तो हमें सिर्फ इन तीन चीजों का यूज करना है, जी, थीटा एंड आर का, और हमें क्या करना है, जी वाली एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाना है। क्लियर। अब सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इस कपल को दो कपल्स में रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने कपल वाले चैप्टर में पढ़ा भी था कि अगर हम दो कपल्स का रिजल्टेंट निकाले वो भी कपल ही आता है। तो अगर एक कपल को हम रिजोल्व करना चाहते हैं टू कंपोनेंट्स में, तो वो भी कपल ही आएंगे अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये तो आर है ही फिक्स, ये ध्यान रखना, इसको मत चेंज कर देना। ये ओ ए पॉइंट मान लिया, यहाँ पर तो आर है ही, क्लियर। अब जैसे कि ये है, इसको मैंने इसके अराउंड और इसके परपेंडिकुलर के अराउंड रिजोल्व करवाना है। तो हम कैसे लेते थे, अगर मान लो ये फोर्स है, फोर्स से याद रख लो ये आर है और यहाँ पे थीटा है, तो हम ऐसे लिखते थे आर कोस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, ऐसे याद रख लेना। कपल में भी सेम ही चलेगा, यहाँ पे कपल है तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वहां पे तो कोस आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा दैट इज उसके अपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर में, तो वो आ जाएगा साइन थीटा। अब जो जी है वो आर के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, दैट इज इसको अगर मैं रिजोल्व करूं तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा जी कोस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर में ऐसे आएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा जी साइन थीटा। तो इस वाले कपल की जगह मैंने ये और ये लिख दिए और ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये अगर मान लो एक्स में है तो ये वाई में ले लो, कैसी भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, क्लियर। अब देखो यहां से एक चीज तो हमें दिख गई कि ये वाला काम तो ठीक आ गया है ना। हमें प्रूफ तो यही करना है कि एक फोर्स होना चाहिए और एक कपल होनी चाहिए जो दोनों की एक्सिस सेम हो। तो ये वही आ गया, फोर्स भी यहीं पे है, कपल भी यहीं पे है, तो ये वाला तो एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको भी तो खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही साइड में रहा, साइड में पड़ा रहेगा, ऐसे नहीं करना। तो इसको भी कुछ ना कुछ हमें अरेंज करके कैसे न कैसे खत्म करना है, ठीक है। चलो देखो अब क्या करेंगे। अब हम इसको ना एक, क्योंकि ये है तो कपल ही, कपल की मूवमेंट है जी साइन थीटा, तो इसको हम एक कपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने कपल ऐसे लिखा,
या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे, कपल की नोटेशन ऐसे ही होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये R, इधर भी R, ऐसे मान सकते हैं क्योंकि फोर्स हमारे पास R है, तो मान सकते हो आप, या फिर ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ऐसे भी मान सकते हो। अब ये वाला कपल जो मूवमेंट आ रही है इसकी, और इस वाले कपल का अगर मैं इक्वल लिखूंगी तो दोनों की मूवमेंट इक्वल होनी चाहिए। कपल में जो हमने बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने पढ़ा भी था कि दो कपल्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनकी मूवमेंट इक्वल होती है, क्योंकि रिजल्टेंट तो सभी का ही जीरो होना होता है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या कह सकते हैं कि जो R है इसकी डायरेक्शन मूवमेंट ऐसे निकालेंगे, है ना। तो ये ले लो R इंटू O1 ले लो, O डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। O डैश विल बी इक्वल टू G साइन थीटा। मतलब कि अगर मैं इस वाले कपल को इस वाले कपल से रिप्लेस करना चाहती हूँ तो दोनों इक्वल तो होने चाहिए, तभी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यही लिखा कि इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट इक्वल होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन में R भी गिवन है, G भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, दैट इज ये पूरी वैल्यू नोन है एंड R इज ऑल्सो नोन। तो हम इनकी हेल्प से O डैश निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में ये पता चल गया कि मैं कौन सा डिस्टेंस लूं सच दैट कि ये उसको रिप्लेस कर दे। ध्यान से समझना क्या कहा मैंने, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ इस वाले से, तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तभी तो वो सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने इस डिस्टेंस को इसके अलावा कोई और डिस्टेंस ले लिया, दैट इज ये वाली वैल्यू नहीं ली, इससे अलग ले ली, तो इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकता। और अगर मूवमेंट इक्वल नहीं हुआ तो आप क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे? नहीं। हम ऐसे ही तो लिखते हैं एक नंबर को दूसरे से रिप्लेस तभी करेंगे जब उसकी वैल्यू इक्वल हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाई है कि हम O से कितने डिस्टेंस पे जाएं। हम O से O डैश पॉइंट तक जाना है और जो वो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। क्लियर। तो अब मैं इस वाले कपल को हटा के इसकी जगह मैं इस तरह से एक कपल बनाऊंगी और उसका डिस्टेंस इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला तो देखो फिक्स है, इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि ये तो ठीक दिख रहा है अपने को, G cos थीटा, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने अब एक कपल बनाया इस तरह से, ये बन गया। अब यहाँ पे ये R है, इधर भी R है, क्योंकि हमने फोर्स R मानना है तभी तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लिया ना। तो R हमारा फोर्स है, ये जो O पॉइंट है और यहाँ पे O डैश है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो कितना होना चाहिए, G साइन थीटा बाई R, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप इसको इस वाले से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो अब एक चीज और देखना ध्यान से, ये वाला जो R है और ये वाला R है अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम दिख ही रहा है क्योंकि ये भी R और ये भी R, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। क्योंकि एक फोर्स ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स ऐसे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी R है और ये भी R है, तो रिजल्टेंट तो टोटल 0 आया। तो यहाँ से इस वाले को इस वाले से कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास ये बन गया। यहाँ पे तो सिर्फ कपल बच गया, G cos थीटा, और जो क्योंकि ये वाला R इस वाले R से कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं है, O है, O डैश एंड दिस इज R। तो इस तरह से हमने ये बना दिया। अब ये ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये और ये एक ही एक्सिस पे तो है। एक ही एक्सिस का मतलब क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम ही है, दिख रहा है आपको। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G cos थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक छोड़ के आओगे तो भी ठीक है, और ऐसे लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचोगे कि ये डिस्टेंस कहाँ चला गया, लेकिन वो सिर्फ एक्सिस की बात करता है, डिस्टेंस की बात नहीं करता। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसके और इसके डायरेक्शन सेम ही है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहे हैं ना आपको। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस था उसको हमने किस में रिजोल्व कर दिया, एक फोर्स में और एक कपल में, सच दैट दोनों की एक्सिस कोइंसाइड कर रही है। क्लियर, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम का ही खेल है। बुक में देखोगे उसमें भी, बुक में भी सिर्फ डायग्राम बना के और पूरी ऐसे रामायण लिखी हुई है, तो आपको सिर्फ रीड करना है, इसमें कुछ मतलब डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ ये 2 पार्ट लिखने हैं।
ये जरूर लिखनी है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही चीज है मेन, तभी वो आप इसको इससे रिप्लेस कर पा रहे हो, अदरवाइज नहीं रिप्लेस कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। एक थ्योरम और कर लेते हैं, वो भी हो जाएगी, छोटी सी है। इसने ने ये कहा है कि अगर आपके पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको ना आप सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, दैट इज कपल खत्म हो जाना चाहिए। देखना, अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, तो ये थ्योरम तो काफी यूज हो रही है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसे, एक तो आर ले लिया और ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पे कपल है, ये जी है। ठीक है, अब देखना, अगर ये दोनों हमें कैसे दिखाने हैं, हमें ये दिखाना है कि ये जो जी है ना, इसकी मूवमेंट जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब थीटा पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो पक्का आएगी। तो अभी हमने देखा है यहाँ पे, जैसे कि बुक में भी लिख रखा है कि ओ ए ओ डी, ये तो इसने नाम दे दिए इनके, ओ ए और ये डी है। हमने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे, जो फोर्स वाले हैं ओ टू ए, उसमें आर इज इक्वल टू ऐसे लिखा था ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दैट इज फोर्स के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आएंगे, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। ये तो फोर्स के हो गए। और कपल के लिए अपने थे एल एम एन और बाय जी जी और जी। ये जो एल एम एन है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाले भी थे, वो समीशन करके एक बड़ी सी वैल्यू थी, दिखा भी देती हूँ। एल की वैल्यू ये आई थी ना, समीशन ऑफ वाई आर, फिर ये कैपिटल जेड आर और माइनस स्मॉल जेड आर और वाई आर। एक बार प्रीवियस वीडियो को रिवाइंड करना और फिर जाके देखना कि जो हमारे एल एम एन थे ये वाले आए थे, तो आपको ना सारा पिछला भी याद होना चाहिए, तभी आप अगले वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कपल के लिए है डायरेक्शन कोसाइंस, और ये है फोर्स के लिए, फोर्स की क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, और ये है कपल के। अब मेरे को इन दोनों के बीच में एंगल देखना है, क्योंकि ये डायरेक्शंस को ही तो डिनोट करते हैं। तो हम निकाल सकते हैं cos थीटा विल बी इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, ऐसे करते थे ना, L1 L2 M1 M2 और N1 N2, दिस विल इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे वही यूज कर रहे हैं हम, ये भी तो डायरेक्शन को साइंस ही है, तो इनके बीच का एंगल देख लो कितना आएगा, एक्स एल बाई, देखो एलसीएम तो सेम ही आना है, आर जी, फिर प्लस यहाँ पे आएगा वाई एम बाई आर जी एंड प्लस जेड एन बाई आर जी, दैट इज, इसको तो ऐसे लिख लो आप, आर जी कोस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स एल वाई एम जेड एन, ऐसे आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं, सपोज करो ये एंगल इसके साथ 90 डिग्री का बन रहा है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आर है और यहाँ पे कपल है ना। तो अगर इस तरह से है ना, तो यहाँ पे आप पुट भी करके देख सकते हैं, पुट करके देखोगे तो यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ये तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज एक्स एल वाई एम प्लस जेड एन इज इक्वल टू जीरो। अब आप सोचोगे कि हमने थीटा को जीरो क्यों लिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, जैसे कि हम पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस थ्योरम कर रहे थे, इस कपल को, इस वाले कपल को अगर मैं इस पे रिजोल्व करूंगी, तो कंपोनेंट तो अपना यही आएगा ना, आर और जी कोस थीटा। और हमारा काम क्या है, सिर्फ आर आर को बचाना। जो आर्टिकल का नाम है ना, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको हमने सिर्फ एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज जो ये कपल आया हुआ है ना, इसको जीरो करो। अब जी कोस थीटा को जीरो करने का एक तरीका तो यही है कि कोस थीटा जीरो ले लो, और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा विल बी 90 डिग्री इन पर्टिकुलर केस।
तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा रूल लगाया, अगर थीटा को 90 डिग्री लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ना उसके अंदर सिर्फ फोर्स बचेगा, क्योंकि कपल की मूवमेंट तो जीरो हो गई, जैसे कि हमें दिख रहा है साफ, है ना। तो यहाँ से अगर हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी पुट करें तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं, एक्स एल वाई एम जेड एन प्लस करने के बाद जीरो आंसर दे देगा। तो हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज है ना उसके अंदर सिर्फ फोर्स बचेगा, कपल नहीं बचेगा। दैट इज हमारे पास एक फॉर्मूला और आ चुका है कि बहुत सारे आपको फोर्स दे दिए, आपको सिर्फ एक फोर्स में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक फोर्स में, कपल नहीं आना चाहिए। तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो आप डायरेक्ट बता देना कि हाँ सिर्फ फोर्स बचेगा, कपल नहीं बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे नेक्स्ट आर्टिकल आप एक बार रीड करके देखना, जैसे कि मैंने अभी करवाया है वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कल हमारी सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।